कुछ बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सामंतवाद या दास व्यवस्था जो यूरोप में प्रचलित थी उसके बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगी। चूंकि दास प्रथा थी वह अमेरिका में प्रचलित थी। इससे पहले कि अपन विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता रही हूँ आपको। अमेरिका के संविधान में यह घोषणा करी गई थी कि सब मनुष्य जन्म से बराबर हैं, पर यह बात गोरे लोगों पर लागू होती थी, कालों पर नहीं। अमेरिका के राज्यों में दास प्रथा उसकी स्वतंत्रता की घोषणा से 200 वर्ष पहले से ही आरंभ हो चुकी थी। पहला ज्ञान व्यापारी वारकार डचमैन था, जिससे जेम्स टाउन में 20 हबशी दास बेचे थे। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीकी निग्रो दासों को इतनी बड़ी संख्या में लाया गया कि प्राय प्रत्येक यूरोपीय ईसाई के यहाँ लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए निग्रो दास था। अफ्रीकियों को अमेरिका ले जाकर गुलामों की तरह बेच देने का ये धंधा लाभकारी था। इस प्रकार गुलामों का व्यापार बढ़ रहा था और इसमें अंग्रेजों, स्पेनियों और पुर्तगालियों ने व्यापार की तरह धन कमाया। गुलामों के व्यापार के लिए विशेष प्रकार के जहाज बनाए जाने लगे। गुलामों के व्यापार की नींव पर लिवरपूल बहुत बड़ा शहर बन गया। 1730 ईस्वी में लिवरपूल के 15 जहाज इस धंधे में लगे हुए थे। यह संख्या 1792 ईस्वी से 132 हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने से लंकाशायर में रुई की कताई का उद्योग बहुत उन्नति कर रहा था और इसी कारण संयुक्त राज्य में गुलामों की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि लंकाशायर की मिलों में खपने वाली रुई अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के बड़े बड़े कपास बागानों में आती थी। 1790 ईस्वी में अमेरिका में दासों की संख्या 60 लाख थी। यद्यपि 1771 ईस्वी में इंग्लैंड ने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, किंतु इस लाभदायक व्यवसाय को रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया था। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में निहित सिद्धांत दास प्रथा की जड़ों पर आघात करते थे। उत्तर में लोगों ने दासता विरोधी अभियान चलाया और घोषणा पत्र को सार्थक बनाने के लिए समस्त अमेरिकी राज्यों से आग्रह किया। दासता विरोधी अभियान का एक रूप यह भी था कि जो दास मालिकों से बचकर भागने का प्रयास करे, उसे रातों रात उत्तर में सुरक्षित स्थान पर अथवा सीमा के पार कनाडा में पहुंचा दिया जाता था। शताब्दी के चतुर्थ दशक में उत्तर के सब भागों में इस प्रकार से भागने वाले दासों के लिए गुप्त मार्गों का एक जाल बिछ चुका था और इस व्यवस्था को अंडरग्राउंड रेल रोड के नाम से पुकारा जाता था। उत्तर पश्चिमी प्रदेश में यह कार्रवाई बहुत सफलता से हो रही थी। 1830 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक अकेले ओहियो प्रदेश में 4000 से ज्यादा दासों को इस प्रकार स्वतंत्र होने में सहायता दी गई, किंतु दक्षिण में दास प्रथा जनजीवन में घुल चुकी थी। यहाँ के दास स्वामियों ने दास विरोधी भावनाओं का तिरस्कार किया। दास प्रथा का जो प्रश्न था वह उत्तर और दक्षिण के बीच विवाद का विषय बन गया। दक्षिण के निवासियों ने दासों को अपनी निजी संपत्ति माना, किंतु उत्तर के निवासियों ने इसे मानवता के लिए कलंक माना। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण में विवाद शुरू हो गया। दास प्रथा के अनेक दोष भी थे। दास प्रथा के प्रबल विरोधी तथा दास स्वामी दोनों ही समान रूप से कटु आलोचना करते थे। बाजारों में एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग मालिकों को बेचकर इस परिवार संस्था को भी छिन्न भिन्न कर दिया। यानी परिवार नामक जो एक सामाजिक इकाई थी वह भी इस दास प्रथा के कारण छिन्न भिन्न हो गई। दूसरी ओर एक जो दृश्य था वह अत्यंत हृदय
को दहलाने वाला था कि 1830 ईस्वी के बाद दासता का प्रश्न एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरा। एक ओर दासों की मांग बढ़ रही थी और दूसरी ओर दास विरोधी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। साहित्यिक प्रेरणा ने भी दासता के प्रश्न को उभारा। हिटियर, लोवेल, ब्रायंट, एमरसन तथा लॉन्गफेलो जैसे कवियों ने दासता के विरुद्ध घृणा के भाव को प्रभावशाली रूप से प्रकट किया। समाचार पत्रों के माध्यम से दास प्रथा के अत्याचार, दमन, क्रूरता, अमानवीयता आदि को प्रचारित किया जाने लगा। 1840 ईस्वी तक अमेरिकी दास विरोधी समाज की 2000 शाखाएं तथा उसके लगभग 2 लाख सदस्य बन चुकी थी, किंतु दक्षिणी अमेरिका के लोगों ने मुक्ति आंदोलन वालों को भी बाहर निकाल दिया। वहां समाचार पत्रों अथवा सार्वजनिक सभाओं में दासता का विरोध करना भी खतरे से खाली नहीं था। दास समर्थकों का कहना था कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी वर्ग को शारीरिक श्रम करना होता है। सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे वर्ग की भी आवश्यकता होती है जो श्रम से विमुख न हो। ऐसी स्थिति में अमेरिका के समाज को उत्तरी श्रमिक आश्रित समाज अथवा दक्षिणी दास आधारित समाज में किसी एक को प्राथमिकता देनी होगी। दोनों में से दासता अधिक सुरक्षित एवं स्थायी संस्था थी। दास प्रथा में श्रमिक संगठनों, हड़तालों तथा जातिवादी वर्ग भेद का भी भय नहीं था। इसके साथ ही साथ उत्तरी उत्पादकों के विपरीत दक्षिणी दास मालिक अपने दासों को अधिक सुविधा प्रदान करते थे। इस मनोवृत्ति अथवा तर्कों के आधार पर दक्षिणी अमेरिकियों ने दास प्रथा को आवश्यक माना। उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच दास प्रथा को लेकर मतभेद हुआ। उन्हें सुलझाने के कई प्रयत्न भी हुए। 1850 ईस्वी में कांग्रेस ने इस संबंध में 5 कानून बनाए, जिसमें कोलंबिया जिले में दास व्यापार समाप्त किया गया तथा भगोड़े दास कानून आदि महत्वपूर्ण है। सन 1850 ईस्वी का जो भगोड़ा दास कानून था वह अत्यंत कठोर था। संघ के अधिकारियों का इस कानून के तहत यह कर्तव्य हो गया था कि वे फरार दासों को पकड़कर न्यायालयों में प्रस्तुत करें और उनको दंडित कराएं। यानी दास प्रथा अमेरिका में इस कदर शामिल हो गई थी कि दास प्रथा तो दास प्रथा, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चला जाता, भागने का प्रयत्न करता तो उसको दंड भी दिया जाता था। दासों को यहाँ तक अपना पक्ष भी पेश करने का अधिकार नहीं था। अदालत उनके स्वामियों के बयानों को ही सच मान लेती थी। इस प्रकार दास नियम के कड़ाई से प्रवर्तन के विवाद कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया। इस विवाद के 2 पक्ष थे, एक आर्थिक और दूसरा लोकोपकारी। प्रथम पक्ष के समर्थक दक्षिण के राज्य थे। कारण यह कि दास प्रथा के उन्मूलन से उनकी संपन्नता पर कुठाराघात की पूर्ण संभावना थी। उनकी तो कृषि दासों पर आधारित थी और कृषि उनके सुख एवं समृद्धि का मूल आधार थी। तो अपने हित का हनन कौन सहन कर सकता है? तो दक्षिण वालों ने यह चाहा, दक्षिणी अमेरिका वासियों ने, कि दास प्रथा स्थिरता रखे। फिर ये प्रथा को तो अप्रवासियों की चलाई हुई भी नहीं थी, ये तो स्पेनियों की देन थी। अंग्रेजों ने तो केवल इसमें योगदान दिया था और उसे मान लिया था। अर्थ के साथ स्वार्थ और स्वार्थ के साथ राजनीति ऐसी फंसी कि प्रत्येक तत्व को पृथक करना असंभव हो गया। एक ओर दास प्रथा के उन्मूलन का प्रश्न था और दूसरी ओर संघ को भंग करने की धमकी थी। उत्तर के राज्य यद्यपि पूर्ण रूपेण मानवता अथवा लोकोपकार के पुजारी तो नहीं थे, फिर भी वहां के निवासियों में दया की भावना अवश्य विद्यमान थी। उनके दास प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में कुछ स्वार्थ और कुछ नीतियां थी। वे फरार दासों को अक्सर शरण भी देते थे, उत्तरवासी, और उनकी सहायता भी करते थे। फरार अधिनियम के कठोर पालन के प्रति वे न केवल उदासीन थे
बल्कि उनका निरस्तीकरण भी करना चाहते थे। वे दंड से भागे हुए दासों को कनाडा का मार्ग बता देते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य उपाय का भी प्रयोग करते थे। इनको भूगर्भीय रेल मार्ग कहते थे। इन्होंने भगोड़े दासों को इकट्ठा करने के लिए सुनिश्चित स्थान बता दिया था। इनको स्टेशन करते थे। दासों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाकर भगा दिया जाता था। इस प्रकार दासों के स्वामियों की संपत्ति की हानि होती थी। भगोड़े दास कानून के उत्पीड़न में श्रीमती हैरियट बीचर स्टोवे को अंतिम टॉम्स केबिन नामक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली, जिसमें दास प्रथा का अत्यंत सटीक चित्रण किया गया है। इस पुस्तक में अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करने में कार्य किया और वह हजारों सभाओं, व्याख्यानों व पुस्तिकाओं द्वारा भी नहीं हुआ था। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया और ये बुक इतनी प्रेरणाप्रद थी कि इस पुस्तक की 3 लाख प्रतियां पहले ही वर्ष में बिक गई। श्रीमती स्टोवे ने बताया कि अत्याचार को दासता से पृथक नहीं किया जा सकता और स्वतंत्र समाज तथा दास समाज में कितना विरोधाभास था। अभी तक दासता को अमूर्त तर्कों द्वारा बुरा बताया जाता था, किंतु इस उपन्यास के पात्रों ने इसे सरकार का रूप प्रदान कर दिया। दास प्रथा के विरोध में जो लोग इस समय विशेष रूप से कार्य कर रहे थे, उसमें अब्राहम लिंकन का नाम उल्लेखनीय है। अब्राहम लिंकन ने इसमें किस प्रकार रोल प्ले किया, ये हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।